हेलो स्टूडेंट, फिर आज एक नए वीडियो के साथ देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग को क्या अध्ययन करना है और क्या अध्ययन नहीं करना है ये भी जानेंगे। और बोर्ड एग्जाम में हमारा जो 2024 का आने वाले बोर्ड है वो राजनीतिक शास्त्र में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, कहाँ कहाँ से नहीं आएगा, इसके बारे में जानना है। और इस चैप्टर में मुख्य बिंदु और जो भी बिंदु है उसको गहन अध्ययन करना है ताकि हमें बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। इसलिए इस नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं और इस नए वीडियो में देखेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस अध्याय में अध्ययन क्या करना है, इस अध्याय में अध्ययन क्या क्या बिंदु पे करना है, किस बिंदु पर अध्ययन किया जाना चाहिए। और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही गहन अध्ययन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा गहन अध्ययन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस अध्याय में देखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व शासन। पहला पॉइंट क्या हो गया, लोकतंत्र में द्वंद्व शासन। और दूसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, यानी इस अध्याय में लोकतंत्र में द्वंद्व शासन। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, यानी इस अध्याय में देखेंगे कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उत्पत्ति होने का मुख्य कारण क्या क्या रहा है और कैसे कैसे उत्पत्ति होते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट इसका आइएगा तो सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन, यानी सामाजिक विभेद एक अलग बात है, अलग है चीज है, और सामाजिक विभाजन एक अलग चीज है। और ये दोनों के बीच होने वाले अंतर को देखेंगे। पॉइंट 3 में हो गया। पॉइंट 4 में चलेंगे विभेदों में तालमेल और उस संघर्ष, यानी विभेद होने के बाद भी कैसे इसके बीच तालमेल बनाया जा सकता है, और इसके बीच होने वाले संघर्ष को देखेंगे कि इसके संघर्ष क्या क्या रहा है और कैसे इस लोकतंत्र में विविधता होने के बावजूद भी हम लोग तालमेल बना के रख सकते हैं, और इस तालमेल बनाने में क्या क्या कठिनाई आती है उस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर हम 5 में देखेंगे विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव एवं परिणाम, यानी समाज में अगर विभेद हुआ है, लोकतंत्र में अगर विभेद हो रहा है तो उसके विभेद होने के बाद राजनीतिक पर क्या प्रभाव डाल रहा है, और उसका राजनीतिक पर प्रभाव डालने के बाद उसके अंदर क्या परिणाम उसके निकल रहे हैं। तो ये देखना हमको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नेता और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां क्या करते हैं, हम लोग को समाज के वर्ग के लोग को हिंदू मुस्लिम जात पात के वर्ग में बांटकर अपने दल के लिए और अपने सीट को पाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने के लिए वो सारे खेल खेलती है, और वह विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव डालती है और उसका क्या परिणाम निकलता है। ये 5वां बिंदु हो गया, इसको पढ़ना है। फिर आते फर्स्ट बिंदु हम लोग देखे थे लोकतंत्र में द्वंद्व, यानी लोकतंत्र में द्वंद्व शासन। तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब हो गया जोड़ा युग्म। जोड़ा युग्म कह सकते हैं कि द्वंद्व का अर्थ दो वस्तुओं का जोड़ा युग्म, है ना। जैसे कि लड़ाई झगड़ा, है ना, स्त्री पुरुष, है ना, हिंदू मुस्लिम, और बहुत सारे चीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बालक बालिका, है ना। ये द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा युग्म। तो जोड़ा युग्म हम लोग क्या कहेंगे, तो जोड़ा युग्म में मतलब ऐसा शब्द जो दो युगों से मिलता हो, जैसे लड़ाई झगड़ा, स्त्री पुरुष, है ना, हिंदू मुस्लिम। तो द्वंद्व का अर्थ हो गया ये। ठीक है, तीसरा इसमें जैसे में हम समझ गए। और द्वंद्व शासन कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो द्वंद्व शासन देखने को क्या क्या मिला है द्वंद्व में, तो ये देखने को हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में कल हम इस बिंदु पे और अच्छे से बताए थे क्या कि अमेरिका में क्या हुआ था, एक दक्षिणी अमेरिका एक उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन लोग रहते थे, अश्वेत लोग रहते थे जिसको हम लोग काले लोग कहते थे। और उत्तरी अमेरिका में कौन लोग रहते थे, तो गोरे लोग रहते थे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, गोरे। और उत्तरी अमेरिका में रहते थे तो काले और गोरे के बीच बहुत ज्यादा मतभेद होता था, और ये मतभेद एक लोकतंत्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को दर्शाता है, क्योंकि यह क्रांति बहुत ज्यादा विनाशक भी रूप ली थी, जो क्रांति अमेरिका में 1865 में हुआ था।
ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट पर फिर समझेंगे, पॉइंट 1 देख लिए थे, पॉइंट 2 में देखेंगे आयरलैंड में। तो आयरलैंड में क्या हुआ था, आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच, प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच क्या हुआ था, दोनों के बीच होने का रीजन क्या था, संघर्ष चला किस लेके, तो ब्रिटेन कैथोलिक का कहना था कि ब्रिटेन से पूर्णतः स्वतंत्र एक आयरलैंड देश बनाना चाहता था, और प्रोटेस्टेंटों का कहना था कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन के रहना चाहता था। तो ये दोनों के लेकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष चला, और आयरलैंड के कैथोलिक का कहना था कि ब्रिटेन से हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर अपना एक गणराज्य बनाएंगे जो आयरलैंड कहलाएगा, और प्रोटेस्टेंटों का कहना था नहीं, हम जो है यूनाइटेड के साथ रहते और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहेंगे। ये विभाजन द्वंद्व शासन देखने को कहाँ मिला, आयरलैंड में। उसी प्रकार से बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम में लड़ाई किस बात की थी, तो भाषा के लेके तनाव था, है ना। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और ये ब्रुसेल्स जो राजधानी बेल्जियम है वो यूरोप महादेश का एक छोटा सा हिस्सा है। कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग भारत का एक छोटा सा हिस्सा, एक हरियाणा राज्य ले लेते हैं, तो हरियाणा राज्य के ही इतना बड़ा हमारा एक बेल्जियम देश है ना। और इसके बीच भाषा के बीच तनाव था। तो ये भाषा का क्या था, वेलोन और वेलेनिया जो फ्रेंच भाषा बोला करते थे, और फ्लेमिश जो डच भाषा बोलते थे, और जर्मनी के लोग कुछ बसे थे उसमें, वो जर्मन भाषा बोलते थे, है ना। तो ये दोनों क्या था कि जो बेल्जियम एक देश था, तो बेल्जियम के रहने वाले जो डच भाषा थे वो 80% इसका आबादी थी, कितने प्रतिशत, 80%, और यह डच भाषा बोलने वाली की संख्या 80% थी। लेकिन इसी के विपरीत अगर चलना चाहिएगा तो फ्लेमिश जो हमारा था, ये फ्लेमिश जो है आपका, ये फ्रेंच भाषा ब्रुसेल्स की राजधानी जो है, इसमें बोलने वाले की संख्या बहुत ज्यादा थी, और उस फ्लेमिश में बोलने वाले की संख्या 59% थी। तो यहाँ का लोग का एक ये तनाव 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच डच बोलने के वाले के बीच इतना ज्यादा विवाद हुआ कि ये भाषा के लड़ाई के बीच को तनाव को देखने को मिला, और एक देश में द्वंद्व प्रणाली को देखने को मिलने लगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे भारत में। तो भारत में भी द्वंद्व लोकतंत्र देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में जैसे बिहार और सिक्किम के बीच क्या हुआ था, बिहारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था। सिक्किम के लोग क्या किए थे, वहां का काम रोजगार सारे छीन लिए और वहां से खदेड़ दिया। उसी प्रकार से हरियाणा और बिहार वासियों के बीच कभी तालमेल नहीं रहता। वहां के लोग मजदूरों के साथ हमेशा बिहार के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो बिहार के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करना एक राज की नीति के कारण, मतलब ये कह सकते हैं कि बिहार के मजदूर होने के कारण इसे हरियाणा में परिताड़ित किया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। उसी प्रकार बिहार के वासी जब सिक्किम जाते हैं तो उसी प्रकार से क्या किया जाता है, उसके साथ आलोचना, उसके मतलब क्या कर सकते हैं, मानसिक तनाव और बहुत सारे परिताड़ित रूप से करते हैं, जिसके कारण बिहारी परेशान होते हैं। तो ये भारत देश में ही बिहार भी एक भारत देश का मूलवासी है, लेकिन वो अगर वो सिक्किम चला जाता है तो उस राज्य में उसे अच्छी तरह से रहने जीने नहीं देता और काम के रोजगार में रहने नहीं देता है। उसी तरह बिहार के लोग अगर हरियाणा चले जाते हैं तो हरियाणा में भी वहाँ के हरियाणा वासी के द्वारा बिहार मजदूरों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। तो एक लोकतंत्र में द्वंद्व शासन देखने को भारत में मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है देखने के। और क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल सिक्किम बिहार में देखने को मिल रहा है, बिहार आए दिन हरियाणा और बिहार में देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भारत में सिक्किम और बिहार के बीच और हरियाणा और बिहार के बीच। चौथा पॉइंट में आते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कौन है? श्रीलंका एक द्वीपीय यानी टापुओं पे बसा हुआ देश को हम द्वीपीय देश बोलते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका में 2 ही समुदाय के लोग रहते हैं। कितने समुदाय के लोग रहते हैं? 2 समुदाय के। तो पहला समुदाय सिंगली है और दूसरा समुदाय तमिल है। सिंगली की आबादी वहां श्रीलंका में 74% है और तमिल की आबादी जो है 18% है। बात समझ में आ गया? तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो 2 टापू पे बसा हुआ है और श्रीलंका में 2 ही मूलवासी रहते हैं, एक सिंगली और दूसरा तमिल।
तो सिंगली की आबादी कितनी है 74% और तमिल की आबादी 18%। और सिंगली जो है श्रीलंका का मूलवासी है, और लेकिन तमिल में भी 18% में 13% श्रीलंकाई मूल के रहने वाले, लेकिन 13% के बाद जो 5% बचे वो हिंदुस्तानी तमिल है, जो अंग्रेज के समय में बगानों में काम करने के लिए तमिलनाडु से लाकर उसे तमिल को वहां श्रीलंका में बसाया गया था, है ना, और उसे रोजगार दिया गया। और वहां जाने के बाद 5% में कुछ हिंदुस्तानी, उसमें मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, तो ये मूल रूप से अब जाके श्रीलंका में बस गए। तो इसमें हुआ क्या, वहां श्रीलंका में विवाद होने का, द्वंद्व शासन होने का क्या प्रणाली थी, तो श्रीलंका में क्या था, सिंगली का बहुदल था और तमिल की बहुदल कम थी। और यह सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कितना, कब बना, यानी सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसका विभेद होने का कारण क्या था कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका में सिंगली राष्ट्रभाषा घोषित हो गया। जैसे कहते हैं ना कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है, तो उसी प्रकार से श्रीलंका में राष्ट्रभाषा सिंगली को घोषित किया गया, जिसमें तमिल वासियों को जो है उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा। दुर्व्यवहार क्या होने लगा कि सिंघली का वहां का नौकरी में नीति बनाई गई, सारे चीज में सिंघली लोग का बहुदल हो गया, जिसमें तमिल को वंचित रखा गया, जिसमें तमिल वाले के लोग के बीच आक्रोश पैदा हो गया, है ना। तो ये वहां के लोग श्रीलंका में द्वंद्व शासन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार एक वैज्ञानिक का नोट पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे कि लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है, लेकिन विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि भारत में उदाहरण देखने को मिला, आयरलैंड में देखने को मिला, अमेरिका में देखने को मिला, उसी प्रकार श्रीलंका में देखने को मिला। तो इन सब लोकतंत्र में मतभेद होने के कारण हमारे जो लोकतंत्र के आध्यात्मिक लोग हैं, उसने कई विद्वानों ने मिलकर लोकतंत्र में द्वंद्व शासन की या द्वंद्व की संज्ञा दी गई लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि ये सब जो विरोधाभास देखने को मिलता है, इसके कारण लोकतंत्र विद्वान के द्वारा लोकतंत्र में द्वंद्व शासन प्रणाली की व्यवस्था को देखी गई है। आगे इस पर एक सवाल आता है, उस सवाल को देखेंगे। हाँ, तो मैंने कहा था कि इस द्वंद्व शासन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2002 में भी इस क्वेश्चन को डाला गया था, है ना, कि लोकतंत्र में द्वंद्व शासन से आप क्या समझते हैं। तो हमने पहले बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका था। क्या किया था कि भारत में द्वंद्व शासन देखने को मिला, अमेरिका में द्वंद्व शासन देखने को मिला, आयरलैंड में द्वंद्व शासन देखने को मिला, श्रीलंका में द्वंद्व शासन देखने को मिला। तो सारे पॉइंट को बना के आपको आंसर राइटिंग करना है। तो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखना है कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक समान रूप में देखा जाता है, ना तो जात पात, छोटा बड़ा, ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, क्योंकि वो लोकतंत्र एक समानता का स्वरूप है। क्योंकि ये अब्राहम लिंकन का भी एक कथन था, पहले भी बता चुके हैं। तो इसी प्रकार से लेकिन विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। तो लोकतंत्र में विरोधाभास देखने को मिलेगा, क्योंकि एक समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें कई जाति, कई समुदाय के लोग आकर बसे होते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे लोकतंत्र में विरोधाभास देखने को मिलता है। इसी कारण विद्वानों ने इसे लोकतंत्र में द्वंद्व की संज्ञा दी है ना। जैसे कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में श्वेत और अश्वेत का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। हम पहले बताए कि वहां काला गोरा का भेद विभेद होता था, जिसके कारण गृह युद्ध छिड़ा। गृह युद्ध होने के कारण वहां के जो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, तो गृह युद्ध समाप्ति के बाद उसकी हत्या कर दी गई विल्किज बुश के द्वारा, है ना। तो ये सारे चीज है,
एवं वहां के नागरिकों को, कहां के नागरिकों, अमेरिका के नागरिकों को नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन करके वह अपना अधिकार को छीना और वह एक अमेरिकी नागरिक कहलाया। उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पॉइंट को जोड़ना सीखेंगे। अधिकार आंदोलन के लिए फिर इसी प्रकार कहां देखने को मिला था? आयरलैंड में। आयरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष चला था। ये पॉइंट हम लोग सीखे थे। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चाहता था कि पूर्ण आयरलैंड देश बनाना चाहता था, लेकिन प्रोटेस्टेंट का कहना था कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर हम लोग रहेंगे, लेकिन ये हमारा कैथोलिक का कहना नहीं था, है ना। उसी प्रकार फिर पॉइंट को जोड़ेंगे। इसी प्रकार इसी तरह से बेल्जियम में भाषा के लेकर विवाद हुआ था, है ना। बेल्जियम में भाषा को लेकर विवाद चला था, जहां फ्रेंच भाषा, डच भाषा, जर्मन भाषा, है ना, के बीच विभेद चला, जहां के लोग, फ्रेंच लोग और डच लोग के बीच इतना ज्यादा तनाव 1950 से 60 के दशक बढ़ा, जो कि विवाद बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बन चुका था। इसी प्रकार से भारत में सिक्किम और बिहारियों के बीच इतना विरोधाभास हुआ कि अंत में बिहारियों को वहां घर बार, उद्योग धंधे सारे कुछ छोड़ने पड़े थे, राज्य छोड़कर जाना पड़ा। असम और महाराष्ट्र के बीच देखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं और असम के लोग असम भाषा बोलते हैं, जिसके कारण वहां के लोग असम और मराठी के बीच बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिला। तो अंत में वैज्ञानिक ने इसे क्या दिया था? द्वैध शासन की प्रणाली। अतः इस प्रकार से लोकतंत्र में द्वैध शासन को देखने को मिलती है। ये सारा ये क्वेश्चन का आप आंसर राइटिंग इस लिख लीजिए और बोर्ड में इसी प्रकार से आप आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह आंसर राइटिंग आप करिएगा तो आपका नंबर बहुत अच्छा से अच्छा आएगा और नंबर कटने का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, फिर आगे पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। एक इस पॉइंट में और देखने को मिलता है, मार्टिन लूथर किंग की चर्चा की गई। तो मार्टिन लूथर किंग की चर्चा की गई, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग थे कौन, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और इनका क्या योगदान रहा। तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी में हुआ था, है ना। मृत्यु 4 अप्रैल 1968 को हुई। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी में, मृत्यु 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में, और इसे अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उपनाम दिया गया था, जैसे मार्टिन लूथर किंग है तो इसका एक उपनाम दिया गया था, जिसको अमेरिका के लोग, इसको अमेरिका का गांधी कहा जाता था। जैसे भारत का गांधी होते हैं महात्मा गांधी, तो उसी तरह अमेरिका का गांधी कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो इसके प्रेरणा लेने का स्रोत जो है सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए थे? तो यह महात्मा गांधी का जो अहिंसक आंदोलन थे उनसे जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और इसी के कारण से इसका प्रेरणा के स्रोत अपने किताबों में और सारा उल्लेख में मिलता है कि महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से ये प्रेरित थे, और इसी के कारण से इसे अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। और कार्य इसका रहा अमेरिका में चल रहे रंगभेद नीति, यानी रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें काले गोरे का भेद था, इनके विरुद्ध इसका व्यापक आंदोलन भी किया, जिसके कारण अमेरिका के लोग को आपको रंगभेद नीति से मुक्ति मिली और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के लोग एक समानता के रूप में देखने को मिला। ठीक है, इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 पर आप अध्ययन करेंगे कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में जानेंगे और आगे इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन और बहुत ज्यादा करेंगे। और जितना पॉइंट लिखाते जा रहे हैं वैसे सारे नोट्स करते जाइए और फिर अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। तो सामाजिक विभेदों के उत्पत्ति होने के कारण बहुत सारे हैं। तो पहला कारण क्या लिखे? भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और लिंग, है ना। एक समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। जो सामाजिक लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, किसी का घर बिहार में पूर्णिया है, किसी का आरा है, किसी का छपरा है, किसी का जमुई जिला है ना। फिर आपका बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे चीज देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए भाषा हो गया मगही, है ना, फिर भोजपुरी, ठीक है, फिर अगला हो गया संथाल, यानी संथाली भाषा भी होता है क्या? संथाली भाषा नहीं होता है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? फिर कह सकते हैं झारखंडी भाषा हो जाएगा, है ना, बंगाली भाषा होता है, ठीक है। फिर आपको देखने को और क्या मिलेगा? उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है ना।
फिर नागालैंड में नागालैंड भाषा बोली जाता है, नागालैंडी भाषा बोलते हैं उसको। ठीक है। अब धर्म में क्या क्या आएंगे, तो धर्म में तो पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि मान लीजिए धर्म, एक हिंदू धर्म है ना, फिर मुस्लिम धर्म है, ठीक है, फिर क्या सिख धर्म, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा क्या ईसाई, पारसी, ठीक है, फिर अगला हो जाएगा जैन, है ना, बौद्ध, ये सारे धर्म हो गए। ठीक है। अब जाति, तो बहुत सारे धर्म में बहुत सारी जातियां होती है। तो जाति जैसे हिंदू धर्म में मान लिया जाए, है ना, हिंदू धर्म में जाति, तो हिंदू धर्म में जाति कौन कौन सा आएगा, आपका हो गया, मान लीजिए लिख लेते हैं मंडल, है ना, यादव, मुस्लिम, लोहार, बढ़ी, बनिया, है ना, और बहुत सारी जाति है। ठीक है, ये सारी, फिर संथाल एक जाति है। ठीक है, ये सारे इसके जाति है। फिर आ जाइए आप जाति में, फिर और बंटना चाहिएगा, तो मान लीजिए ये मुस्लिम जाति में भी अलग अलग होता है। तो मुस्लिम जाति में जान लीजिए कौन कौन जाति होता है, जैसे खान, पठान, है ना, दर्जी, ठीक है, और सारा है, मोमीन, जिसको जुलाहा भी बोलते हैं, है ना, मोमीन हो गया, और शेख, सैयद, ये सारे क्या हो गया, ये मुस्लिम में जाति हो गया। फिर ईसाई में ईसाई लोग हो गए, पारसी में पारसी लोग हो गए। ठीक है, ईसाई में ईसाई लोग, पारसी में पारसी लोग। ठीक है, बौद्ध में बौद्धिस्ट, और सारे चीज हो गया। संप्रदाय, तो संप्रदाय में क्या देखने को मिलेगा, संप्रदाय में ज्यादातर क्या हिंदू, मुस्लिम, है ना, फिर धर्म के लोग ही ना संप्रदाय फैलाते हैं, तो मुस्लिम, फिर क्या, और ईसाई, पारसी, है ना। अब क्षेत्र में आ जाइए, क्षेत्र में क्या होगा, बहुत सारे, भारत एक देश है तो बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आ जाइए, कौन सा देख लीजिए, पहले लिख देते हैं हम लोग अपने राज्य का नाम, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, और हमारा बगल में रहने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड, और दूसरा बताओ, फिर एक मान लेते हैं, अथी ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी बाबा हैं अभी, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, है ना। उत्तर प्रदेश हो गए, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर और आगे बढ़िए, उड़ीसा, है ना, असम, असम भी एक क्या है, राज्य है। फिर क्या, महाराष्ट्र, और हमारे नरेंद्र मोदी कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के, गुजरात भी एक राज्य है ना, तो गुजरात हो गया। फिर लिंग आते हैं, तो लिंग में हमने पहले भी बताया कि लिंग में एक पुरुष, है ना, दूसरा क्या स्त्री, तीसरा जिसे नपुंसक बोला जाता है। लेकिन समाज में दो ही लिंग को ज्यादातर चर्चा की गई है। तो समाज में विभेदों की उत्पत्ति होने के बहुत सारे रीजन है। भाषा में मगही, भोजपुरी, तो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, एक दूसरे को अपने आप को बहुदल साबित करने के लिए कि मेरा भाई वर्चस्व बड़ा हो, वो चाहता है कि मेरा मतलब भाषा का बहुलता हो और मेरा भाषा का पूजनीय हो। तुम्हारा भाषा नीचे गिराने के चक्कर में, अपना भाषा को उठाने के चक्कर में, ये सब लोकतंत्र में विभाजन का एक स्वरूप ले लेता है। ये स्वरूप देखने को बहुत सारे जगहों पर मिलता है। जैसे कि हम लोग गांव घर में देखते हैं, कोई अगर दूसरे तरह से भाषा बोल रहा है तो लोग कहेगा अरे ये कैसा भाषा बोलता है ना। उसी प्रकार से सब, और दूसरे जगह पे बिहार के लोग मगही वगैरह बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलता है लोग, बंगाली लोग बिहारी से बोलेगा कि बिहारी लोग कैसा बात करता है ना। तो बिहारी लोग भी बोलते हैं कि बंगाली लोग कैसा बात करते हैं। तो फिर सब लोग ये है, झारखंड
झारखंड का है तो झारखंड में भी अलग भाषा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे इलाके में भोजपुरी बोली जाती है, बहुत सारे अलग अलग भाषा बोला जाता है। उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, असम के लोग असमिया भाषा का यूज करते हैं, महाराष्ट्र में मराठा भाषा बोलते हैं, और गुजरात में ज्यादातर गुजराती भाषा लोग बोलते हैं। तो ये सब सारा चीज जो हम लोग देख रहे हैं, समाज में एक प्रकार के सामाजिक विभाजन का, विभेद होने का स्वरूप है ये। और ये स्वरूप हमेशा आज नहीं, ये पुरुषों मतलब आधुनिक युग में ही नहीं, बल्कि यह प्राचीन युगों से चलता आ रहा है। और यह एक बहुत बड़ी कुरीतियां है या विरोधाभास कह सकते हैं, लोकतंत्र में यह विरोधाभास देखने को मिलती है। अब एक एक पॉइंट पर इस पर चर्चा करेंगे कि पॉइंट 1 लिखते जाएंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने में आपको आसान हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे आगे आपको समझाते हैं और पॉइंट लिखाते हैं। हाँ, तो हम लोग देखे थे कि सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति कैसे होती है। कारण उसका बताए थे कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, ये सब सारे चीज देखने को मिलता है। तो हमने बताया कि फिर आगे एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, तो सारे पॉइंट्स हम बताते जाएंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर राइटिंग भी कर सके, और एक एक पॉइंट का विश्लेषण जितना अच्छा होगा उसका अध्ययन उतना ही जबरदस्त होगा, ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक शास्त्र अगर हमारा अध्ययन बहुत अच्छा होगा तो आगे के जो नौकरी है, सिविल सर्विस का हो गया, बीपीएससी हो गया, फिर यूपीएससी हो गए आपके, फिर मान ले जाए एसएससी के एग्जाम हो गए, रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जाम हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन कहीं बाहर आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, सारा पॉलिटिकल साइंस का यही 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सारा यही सब चीज रहता है। तो आप जितना अध्ययन करेंगे आगे जाकर उतना ही अध्ययन करने में आपको सरलता महसूस होगा। नहीं तो आप अध्ययन अगर 10th क्लास में अध्ययन सही नहीं रहेगा तो आगे जाके उतनी ही कठिनाई का सामना करने पड़ेगा। तो फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में। तो पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं कि किसी भी समाज में, यानी किसी भी समाज में विभेदों की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है। मैंने पहले भी बताया कि समाज में किसी भी विभेद का उत्पत्ति होने का मुख्य कारण बहुत सारा है, धर्म, जाति, संप्रदाय, है ना। तो प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, यानी एक ही समाज के लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसी समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। एक ही समाज में कोई नाई है, कोई बढ़ई है, कोई यादव है ना, कोई बहुत सारे जात है, और उसी जाति में अलग अलग संप्रदाय के लोग भी हैं, और उसी क्षेत्र में भी लोग रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में यह क्लियर किया जा रहा है कि किसी भी समाज में विभेदों की उत्पत्ति अनेक कारणों से हो सकती है, जो प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग रहते हैं। पॉइंट हो गया ये हमारा क्लियर। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे सामाजिक विभेद का मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। जैसे हम लोग ये पॉइंट, इस पर बहुत सोचनीय वाली पॉइंट है कि सामाजिक विभेद जन्म क्यों मुख्य कारण माना जाता है। इसका मेन चीज समझना है कि मुख्य कारण, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका जन्म एक मान लीजिए हिंदू परिवार में हुआ, हिंदू परिवार में मान लीजिए वो उसका जन्म हो जाता है नाई परिवार में, है ना। तो जन्म अगर वो उसका नाई परिवार में हुआ है तो आने वाला समय, उसका आने वाला जीवन का जो भी समय चलेगा वो एक नाई समाज का ही होगा। मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो वो एक मुस्लिम परिवार का रहेगा। तो जिस क्षेत्र में जन्म हुआ, यानी जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, उसका मुख्य कारण माना जाएगा, क्योंकि उसका जन्म ही सामाजिक विभेदों के कारण से हो गया पहले से। तो क्योंकि किसी भी व्यक्ति जन्म किसी परिवार विशेष में होता है, हमने पहले अभी बताया ना कि जो भी इंसान का जन्म जिस परिवार में होगा उसका मुख्य कारण माना जाएगा सामाजिक विभेद का, ठीक है। उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म और उसका भाषा या क्षेत्र से होता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसको एक अपना समुदाय मिलता है, वो अपना एक क्षेत्र में पैदा होता है, उनकी एक अलग भाषा होती है, उनकी एक अलग पहचान होती है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारा यही कहा गया है कि सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म को माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी परिवार विशेष में होता है, उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र से होता है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे। जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के क्षेत्र पर नाम पर सामाजिक
की उत्पत्ति होती है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। अगर किसी भी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होगा तो ये सारे बिंदु अगर नहीं होंगे, यानी ये सारे बिंदु कौन सा, जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र नहीं होगा, तो सामाजिक विभेद होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अगर होगा ही नहीं तो सामाजिक विभेद क्यों होगा, क्योंकि समाज में विभेद होना संभव ही नहीं है। तो इन सबों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक विभेद उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जिनका जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर कोई जन्म से कोई लेना देना, कोई एक ही समाज के लोग हैं, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, तो कोई देखते हैं, कोई कोई काला हो गया तो किसी को चिल्लाता कलुआ, तो कोई अति चिल्ला, कोई गोरा है तो गोरा चिल्ला कहता है, गोरा चिट्टा कहता है ना, तो अलग अलग सब नामों से चिल्लाता है। तो उस ये वही कभी कभी व्यक्तिगत विभेद भी होता है समाज में, यानी एक समाज के कोई को जात के नाम से चिढ़ा देता है, किसी को अलग अलग जात के नाम से संबोधित कर दिया जाता है ना, तो उस जात के समाज के संबोधित करना, उसके लिए एक मन में एक आक्रोश पैदा हो जाता है कि मुझे जात के नाम से क्यों विरोध किया गया, जात के नाम से क्यों बुलाया गया, उस मेरा एक अपना नाम है तो नाम से बुलाना चाहिए। लेकिन समाज में यह विभेद करना भी एक मुख्य कारण भी माना जाता है। क्यों? कभी कभी व्यक्तिगत विभेद भी सामाजिक विभेद का उत्पन्न करने में सहायक हो जाते हैं। जैसे कि लिंग, जैसे कोई स्त्री है और पुरुष है, तब तो देखते हैं कोई का सोच ऐसा रहता है कि बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगा, तो लिंग के आधार पे बांट दिए हम समाज को, क्योंकि समाज ये तो जन्म का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जन्म तो उसी एक ही परिवार में लिया, लेकिन फिर भी बेटा को पढ़ाना चाह रहा और बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहा, तो ये सामाजिक विभेद ही तो है। क्या है? व्यक्तिगत विभेद है। फिर उसी रंग, तो हमने पहले बताया काला गोरा का रंग पे विभेद करना होता है। उसके बाद नस्ल, कोई बौना हो जाता है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो कोई किसी को बौना करके संबोधित कर रहा है, किसी को लंबा करके संबोधित कर रहा है। तो उसी तरह धन, किसी के और इस समाज में किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, किसी के पास बहुत सारा कम पैसा होता है, तो जिसके पास पैसा वाला इंसान है वो गरीबों को देखते हैं अलग नजरिए से देखता है। तो ये सब एक सामाजिक विभेद होने का मुख्य कारण माना जाता है। ये कि जन्म नहीं है, ये व्यक्तिगत विभेद है, और समाज में ऐसा विभेद एक विरोधाभास पैदा करती है, जिसमें कि ना तो कभी तालमेल बैठने का संभव हो पाता है। अगर समाज में तालमेल को बैठाना है तो इन सब विभेदों को, व्यक्तिगत विभेदों को दूर करना होगा। अगर ये दूर होगा तभी यह समाज उन्नति करेगा, नहीं तो कोई संभव नहीं है। फिर आप देखते हैं पॉइंट नंबर 4 तक देखें, फिर पॉइंट नंबर 5 देखते जाएंगे, और फिर अध्ययन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी मार्क्स आएगी। और इसी तरह फिर 5वां पॉइंट को अध्ययन करेंगे और देखेंगे। पॉइंट नंबर हम लोग देखे थे 4 तक, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है, जैसे कि हमने बताया था कि इन सब के कारण सामाजिक, इन सब के कारण धर्म, जाति, समुदाय, इन सब के कारण समाज में विभेद होता है, सामाजिक विभेद होता है। तो इन सब के कारण सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं। जैसे कि स्त्री पुरुष, यानी महिला और पुरुष में क्या मतभेद होता है कि पहले बताया बेटा को पढ़ाना है बेटी को नहीं पढ़ाना है। पुरुष की नजरिया महिला के प्रति बहुत अच्छे भी नहीं होते हैं, और महिला का नजरिया पुरुष के प्रति अच्छा नहीं होता है। तो ये सब कारण से समाज में एक विभेद पैदा करती है, और ये विभेद इतनी व्यापक होते जाती है जो कि एक अलग ही रूप धारण कर लेती है, जो एक विरोधाभास के रूप में होता है। उसी तरह काला गोरा के बीच, तो काले लोग जो गोरे होते हैं वो काले के प्रति एक अलग भावना से देखते हैं उसको, अपनी नजरिया को अलग अलग प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से क्या है, लंबा नाटा, तो जो नाटे कद के होते हैं या बहुत बौने होते हैं, उसके प्रति लंबे आदमी अच्छे सोच नहीं सोचते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। तो ये सब सामाजिक विभेद का एक कारण बनता है। फिर बताए गरीब अमीर, तो गरीब जो होता है उनकी नजरिया ठीक है, लेकिन अमीरों की नजरिया अलग है, तो गरीबों के प्रति अमीर का सोच जो होता है वो अलग भावना से सोचते हैं। ये सब सोच एक समाज को विभेद पैदा कर देती है। उसी प्रकार से शक्तिशाली और कमजोर, यानी जो समाज में बहुदल है, जो ताकतवर है पैसा से और अपने लोगों से, तो वो क्या करती है कि समाज में एक विभेद पैदा कर देती है, जिसके कारण समाज में विभेद होने के कारण ये सब कुरीतियां और विरोधाभास के कारण
सामाजिक विभेद का उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण माना जाता है। पॉइंट नंबर इसी प्रकार 6 में देखेंगे, इसके अलावे जन्म के अतिरिक्त व्यक्तिगत पसंद भी इंसान को कभी ना कभी वो क्या करता है, एक विरोधाभास पैदा करता है। जैसे कि हम लोग कहीं देखने को मिलता है, बहुत सारे ईसाई लोग आते हैं अपने धर्म का लालच देकर, पैसा धन ये सारे सब लालच देकर अपने धर्म की ओर अग्रसित करते हैं लोग को कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म बहुत अच्छे हैं। कोई कहता है हिंदू धर्म हमारा अच्छा है, कोई कहता है ईसाई धर्म हमारा अच्छा है, कोई कहता है मुस्लिम धर्म हमारा अच्छा है। तो ये सब भी एक समाज में विरोधाभास पैदा करते हैं। एक विरोधाभास और भी होता है, लोग जैसे कि मान लीजिए आज के युवा लोग अंतरजातीय विवाह करना पसंद करते हैं। तो अंतरजातीय विवाह यानी कोई मुस्लिम वर्ग का समाज का लड़का है और हिंदू वर्ग की लड़की है, या हिंदू वर्ग का लड़की है और हिंदू वर्ग का लड़का है और मुस्लिम समाज का लड़की है, तो और या पारसी समाज का लड़की है, कोई भी अलग अलग समाजों से आके अंतरजातीय विवाह करता है तो उनको समाज में एक अलग नजरिया, एक अलग भावना से देखा जाता है। उसमें क्या होता है, एक विभेद पैदा हो जाता है कि फलना आदमी ने अलग जात से विवाह किया और उसको नजर से अलग घृणा नजर से देखा जाता है। तो इसके कारण इनके अलावा जन्म के अतिरिक्त व्यक्तिगत पसंद से भी सामाजिक विभेद में उत्पत्ति होती है। जैसे कि धर्म परिवर्तन करके अलग समुदाय बना लेते हैं। हमने बोला था कि धर्म का लालच देकर, पैसे के लालच देकर उन्हें धर्म में परिवर्तन कर दिया जाता है और एक अलग समुदाय बना दिया जाता है, जिसके कारण सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से कुछ लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं। तो अंतरजातीय बताए कि वैसा विवाह जिसमें अलग अलग जातियों का, जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दोनों एक जाति आके शादी कर ले, या फिर बौद्ध का बच्चा आके हिंदू में शादी कर ले, तो ये अलग जाति का शादी होना ये अंतरजातीय विवाह कहलाता है। तो ये अंतरजातीय विवाह करके अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। इसी प्रकार से 7 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष, यानी सामाजिक विभेद में होने वाले सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। लेकिन मूल रूप से ये संघर्ष भी एक सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन विविधता अच्छी चीज मानी जा सकती है, लेकिन यह राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र इसमें धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय आदि नाम पर आपस में उलझ के राष्ट्र को कमजोर कर देता है। और राष्ट्र अगर हमारा कमजोर हो गया तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो फिर हम कहां। इसलिए राष्ट्र का होना बहुत जरूरी है। हम लोग संप्रदाय भले बटे हो, लेकिन राष्ट्र की बात आए तो एकजुट होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो भी हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए इतना पॉइंट देख लिए, 5, 6 और 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट को आप नोट करिए, फिर हम अगला पॉइंट आपको बताते हैं। तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 देख लिए। पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे, यह विविधता कभी कभी सामाजिक एकता को बनाए रखने में काम करती है। जैसे कि हमारे देश में जब कोविड-19 जब आया था, तो हम लोग सब समुदाय के लोग उस कोविड-19 से लड़ने का काम किया और उस कोविड-19 पर विजय हासिल की और सारे लोग सुरक्षित रहे। क्योंकि समाज में सारे लोग रहते हैं और उस समाज से देश बनता है, और देश जब नहीं रहेगा और देश में लोग नहीं रहेंगे तो फिर हमारा सामाजिक विभाजन या सामाजिक विभेद भी रह के क्या करेगा। तो जब देश पर विपत्ति आती है, देश पर आपदा आता है, तो उस समय सारे लोग, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, महामारी हो गया, महामारी में कोविड-19 था, है ना, ये सारे चीज अगर आगे प्राकृतिक आपदा, और या तो ये कह सकते हैं किसी देश का आक्रमण हो जाना, जैसे कि हम लोग का 1999 का कारगिल युद्ध, 1971 का फिर भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 का चाइना का युद्ध। तो हम लोग ने चाइना का युद्ध 1965 से चाइना से लड़ा, फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तो हमारे युवा जितने सिपाही वर्ग के लोग थे, जितने देश के जवान थे, उसने शहीद अपने बलिदान दी ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे। तो ये सब सामाजिक विविधता के होने के कारण संप्रदाय, धर्म, जाति, कोई भी जात का लोग हो, लेकिन उस जाति से हट के उस घड़ी में सारे देश को एकजुट होकर उसके सब कुछ को त्याग कर, कि हमारे पीछे कौन सा धर्म है, कौन सा क्या है, वो सारे चीज को त्याग
आकर अपने देश को बचाने में एकजुट हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 हमारा वही कहता है कि यदि विविधता कभी कभी सामाजिक एकता को बनाए रखने में कायम होती है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि जब राष्ट्र पर संकट की घड़ी में संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग आपसी विभेद को त्याग कर एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा तथा देश पर आक्रमण के समय सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 7 में 9 में देखेंगे कि सामाजिक विभेद का जन्म अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए। तो सामाजिक विभेद कभी कभी कोई जाति का लोग है तो अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए, वो अपना समुदाय को दिखाने के लिए करता है। तो वो सब सारे, जैसे मान लीजिए कोई कहता है हम ब्राह्मण है, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, तो अपनी अपनी समुदाय को बचाने के लिए, अपनी अपनी समुदाय को अस्तित्व को रखने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये उद्देश्य आवश्यक होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उसमें हमेशा सामाजिक विभाजन का ही खतरा बना रहता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग समुदाय में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सामाजिक विभाजन होना तय रहता है। कभी कभी समुदाय के लोग, सारे लोग रहते हैं, लेकिन सामाजिक विभेद नहीं होता है। ये चीज हम लोग देखे, सामाजिक विभाजन का कारण क्या माना जाता है। तो आप लोग से एक ही चीज है कि आप लोग जितना अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप लोग को अच्छा नंबर लाना है। बताया पहले कि आप रिकॉर्ड लाइए, क्योंकि बाज बनना सीखिए। बाज जो होता है ना, वो क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि जब बारिश जब होने लगती है ना, तो सारे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, लेकिन बाज उसी घोंसला को त्याग करके और बादलों के चीरते हुए ऊपर जाता है। तो हम लोग एक बाज बनना चाहेंगे, क्योंकि हौसला उसी के साथ देता है जिसके पास बाज के जैसा उड़ान होती है। इसलिए हम पक्षी में भी अगर उड़ान उड़ना चाहेंगे तो बाज के तरह उड़ेंगे, ताकि बादलों को चीरते हुए जाएंगे। और इसीलिए के जैसे पिछले साल का मेरा रिजल्ट रहा था, जैसे कह सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट दिए, जिसमें से हमारा टॉपर केशव कुमार रहा था, 451 नंबर लाए थे, बहुत अच्छे पढ़ने में थे। उसके बाद एक सूरज था, 446 नंबर लाए। फिर उसी प्रकार से और धीरज कुमार था, वो भी 431 नंबर लाए। एक आदित्य कुमार थे, वो 435 नंबर लाए। तो ये सब, एक आदित्य राज था, वो 417 नंबर लाए। पिंटू कुमार 404 नंबर लाए। अमित कुमार थे तो वो भी 397 नंबर लाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा थे कि बहुत सारे अच्छे 2023 के मतलब 22 के रिजल्ट में अच्छे किए। 23 वाला भी रिजल्ट आया नहीं, उसमें देखा जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन हमारा एक मतलब उद्देश्य रहता है कि आप लोग को एक अच्छे से अच्छा इंसान बनाना। और हमने पहले भी कहा कि ये बाज बनना है हमें, और बाज की तरह उड़ान उड़ना है। और उड़ान उड़ने के लिए आपको कष्ट करना होगा, थोड़ा सा शरीर को तपाना होगा। जो जितना ज्यादा तपेगा उतना ही एक अच्छा सफल इंसान बनेगा। फिर मिलते हैं पार्ट 3 के वीडियो, ये पार्ट अगला वीडियो में। क्योंकि तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और सारा लेक्चरार को देख के और नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको 2024 के बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।